पाकिस्तान अभी एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व गिरकर मात्र $3 बिलियन रह गया है, जिससे सिर्फ अगले 3 हफ्ते का इंपोर्ट हो सकता है। जस्ट टू कंपेयर, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी $550 बिलियन से भी ज्यादा है, जो अगले 9 महीने तक के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान में महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट 30% से भी ज्यादा हो गई है। लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। और इस महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि वहां की सेंट्रल बैंक है, ने पिछले 1 साल में पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स में 10.25% की बढ़ोतरी करके उसको 20% कर दिया है। इंटरेस्ट रेट्स 20%। जस्ट कंपेयर, इंडिया में अभी 6.5% के करीब है पॉलिसी रेट्स। जाहिर है, ऐसी स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट कंट्री में कम हो गया है और इसी कारण पाकिस्तान में एफडीआई इनफ्लोज भी करीब 44% कम हो गए हैं। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट यानी विदेशी कर्ज पिछले साल से 38% बढ़कर 20.69 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया है और अगर जल्द ही कुछ करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए गए तो पाकिस्तान अपने एक्सटर्नल डेट्स के रीपेमेंट्स में डिफॉल्ट भी कर सकता है। सोचिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। लेकिन आखिर पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हुई कैसे? दरअसल ये स्थिति अचानक नहीं हुई है और इसके लिए जिम्मेदार है कई कारण, विशेषकर वहां के राजनेताओं द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसले। जैसे 2018 में पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तानी रुपये को अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट में आर्टिफिशियली मजबूत करने के चक्कर में $7 बिलियन खर्च कर दिए, क्योंकि चुनाव से पहले वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। दरअसल एक आम वोटर को यह नहीं पता होता है कि जब आपके देश की करेंसी मजबूत होती है तो इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं, क्योंकि इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने लग जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एडवर्स इंपैक्ट होता है और ठीक यही हो भी रहा है पाकिस्तान में। इसीलिए ज्यादातर देश या तो एक्सचेंज रेट्स को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देते हैं, जैसे कि भारत, या फिर कुछ देश जैसे कि चाइना तो बार बार अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करते हैं, यानी अपने देश की करेंसी को डॉलर के मुकाबले में जानबूझकर कमजोर करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो पहला सबक हम सबके लिए यह है कि आपके देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले एप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, इसमें ना तो ज्यादा खुश होने की जरूरत है ना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। इनफैक्ट डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट में जब तक थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी स्थिति में सरकार या सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट के साथ कोई छेड़खानी करनी भी नहीं चाहिए। हां, अगर एक्सचेंज रेट में अचानक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या चेंज होने लग जाए तो यह एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। उस केस में थोड़े बहुत हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्राइसिस के लिए जिम्मेदार दूसरे कारण की। 2022 में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे और उसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के बजाय उल्टे कम कर दिए और इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट पर 250 बिलियन रुपीस का एक अतिरिक्त भार आ गया और पेट्रोल, जो कि पाकिस्तान के टोटल इंपोर्ट्स का एक अहम हिस्सा है, उसको सस्ता करना उनको इतना महंगा पड़ा कि ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि फूड आइटम्स के दाम भी इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी की तो छोड़ो, पाकिस्तान आर्मी को भी भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरा सबक हमारे लिए यह है
कि हमें अपनी गवर्नमेंट पर पेट्रोल डीजल जैसी कमोडिटीज, जो ना सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि जिसके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, ऐसी कमोडिटीज के दाम कम करने का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल सस्ते मिलते रहे तो हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली और सेल्फ रिलायंट ऑप्शंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएंगे। खैर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का तीसरा कारण आर्थिक नीतियां जो देश की मदद करने के लिए बनाई गई थी, उनका भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी को। जैसे कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम। पाकिस्तान को लगा कि बहुत सही तरीका है अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का, और इसके लिए उन्होंने 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज ले लिया। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि चाइना इस प्रोजेक्ट के लिए अपना लेबर और मटेरियल खुद लेकर आया था। वैसे 2019 में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी कि जिन शर्तों पर पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्ज ले रहा है, आगे चलकर उसको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जब ये कर्ज चुकाने की बारी आएगी, और वही हो भी रहा है। तो हमारे लिए सबक ये है कि हमें ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जो फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखे और अनाप शनाप कर्जा लेकर खर्चे ना करें। विशेषकर फ्रीबीज यानी फ्री की चीजें बांटने में किए गए खर्चे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे ना तो रोजगार जनरेट होता है, ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि लोगों को जब सब कुछ फ्री में मिलने लग जाएगा तो कोई क्यों काम करना चाहेगा। जैसा कि वेनेजुएला के केस में हुआ। वेनेजुएला की बर्बादी की क्या कहानी थी, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। खैर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का चौथा कारण जिसने रही सही कसर पूरी कर दी, वो था 2022 में बाढ़ के रूप में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा। फसलें बर्बाद हो गई। पाकिस्तान दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कॉटन सप्लायर है और टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में 60% कंट्रीब्यूट करता है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिना कॉटन के ये टेक्सटाइल सेक्टर, जो करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देता था, एकदम रुक सा गया। एक्सपोर्ट अर्निंग्स में जो नुकसान हुआ वो अलग। बाढ़ ने रेगुलर एग्रीकल्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। गेहूं, जो कि पाकिस्तान का मुख्य भोजन है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जो देश खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट था, आज उसको फूड आइटम्स भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। वैसे इस प्राकृतिक आपदा के पीछे मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, और वो हो रहा है CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की वजह से। तो हमारे लिए सबक यह है कि अगर हमें इस क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से बचना है तो हम सबको एज इंडिविजुअल्स और एज नेशंस पर्यावरण के प्रति और ज्यादा सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात, भले ही पाकिस्तान इतने सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन वहां के अमीर वर्ग के लोगों को जैसे देश के बिगड़ते आर्थिक हालात और घटते हुए फॉरेक्स रिजर्व से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले 6 महीने में उन्होंने लग्जरी कार्स और लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट्स पर $1.2 बिलियन खर्च कर दिए, जो कि देश के बिगड़ते आर्थिक हालात को और बदतर करने का काम कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान को वाकई इस संकट से बाहर आना है तो उसको अपनी आमदनी बढ़ाने के और खर्चे कम करने के तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन वो सब करने के बजाय वो बार बार IMF के पास पहुंच जाता है मदद मांगने। 1950 से अब तक पाकिस्तान 23 टाइम्स IMF से मदद ले चुका है, और इसीलिए अब IMF ने भी बोल दिया है कि पाकिस्तान को नई मदद तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वो उनके द्वारा तय की गई शर्तों पर काम नहीं कर लेता, जैसे अपनी कंट्रीज में टैक्स रेट्स बढ़ाना या गवर्नमेंट करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन बॉडी बनाना। और अब मजबूरी में पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा करने की कोशिश भी कर रहा है।
थोड़े दिन पहले उन्होंने मिनी बजट भी बनाया था कि IMF को ये दिखाएं कि वो अपनी घर की सफाई करने के लिए वाकई में सीरियस है। इसमें उन्होंने GST को बढ़ाने का सुझाव दिया है, जो कि देखा जाए तो ऑलरेडी परेशान जनता को और ज्यादा तकलीफ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एनीवेज, लेट्स प्रे एंड होप कि पाकिस्तान इस संकट से जल्द बाहर आ जाए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम उन गलतियों को ना दोहराएं जिनकी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका और वेनेजुएला जैसे देश इस तरह के गंभीर संकट में पहुंच गए हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।